चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फोरियर सीरीज़ के बारे में, जो हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है, एक नया चैप्टर है फोरियर सीरीज़। इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, फोरियर सीरीज़ जो डिस्कवर की थी, जिन्होंने फोरियर सीरीज़ को बनाया, उनका नाम था जे फोरियर। अब ये जे फोरियर ने क्या किया कि एक हीट इक्वेशन थी मेटल प्लेट की, उस हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन्होंने फोरियर सीरीज़ बनाई। इससे पहले उस हीट इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था। फिर जे फोरियर ने फोरियर सीरीज डिस्कवर की, जिसकी मदद से उस मेटल प्लेट की हीट इक्वेशन को सॉल्व किया जा सका। इससे पहले देखो, यूलर, बर्नौली और डी एलेम्बर्ट, ये तीन साइंटिस्ट थे। इन तीन साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर काम किया था, बट जो फोरियर सीरीज़ का नाम दिया गया, वो फोरियर सीरीज़ का नाम जे फोरियर के नाम पर दिया गया। अब इस फोरियर सीरीज़ में होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, किन सिग्नल्स के लिए अप्लाई होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, जो फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन होगा, वो फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन केवल और केवल पीरियोडिक सिग्नल के लिए अप्लाई होता है। तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन एग्जिस्ट ओनली फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, कई बार एग्जाम में आपके पास इस तरह का भी सवाल आ जाएगा कि आपको कोई एक सिग्नल दे दिया गया, अब वो हो सकता है कि पीरियोडिक हो सकता है कि वो नॉन पीरियोडिक हो। ठीक है, उसके लिए फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन बताइए। तो वैसे तो जनरली जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो पीरियोडिक वाले ही आते हैं, बट एक बार ऑप्शन पर भी ध्यान कर लेना, ऑप्शन को भी एक बार देख लेना। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है कि डजंट एग्जिस्ट, फोरियर सीरीज डजंट एग्जिस्ट, तो एक बार आप चेक कर लेना अपनी फोरियर सीरीज के सिग्नल को कि क्या भाई ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है, अच्छा ये सवाल आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स में भी आ जाता है, या फिर आप कोई एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, नॉर्मल आरआरबी की एग्ज़ाम देते हो, कोई भी आप स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स देते हो। इसके अलावा पीएसयूज में सबसे ज़्यादा जो सवाल ये पूछा जाता है वो पीएसयूज में पूछा जाता है। कोई पीएसयू एग्ज़ाम करवा रही है, जैसे भेल की अगर मैं बात करूँ तो बीएचईएल का अगर कोई एग्ज़ाम है, वहाँ पर ये सीधा का सीधा आपके पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट फॉर पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको वहाँ पर अपना आंसर क्या करना है, पीरियोडिक आपको अपना आंसर करना है। अब देखो, इस फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी आपको सिग्नल दे दिया, इस सिग्नल को हम डीकम्पोज करते हैं, इस सिग्नल को तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाएगा इस सिग्नल को? इस सिग्नल को हम डीकम्पोज करेंगे साइनोसोडल सिग्नल्स के रूप में। साइनोसोडल सिग्नल्स के जो हार्मोनिक है, उन हार्मोनिक्स में हम इस सिग्नल को डीकम्पोज करेंगे, यानी साइन ओमेगा, साइन 3 ओमेगा, साइन 5 ओमेगा, साइन 6 ओमेगा, इसके अंदर हम अपने किसी भी सिग्नल को डीकम्पोज करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये जितने भी आपके डीकम्पोजिशन है, ठीक है, जितने भी सिग्नल्स में आपने अपने सिग्नल्स को तोड़ा, जितने भी साइनोसोडल सिग्नल्स में आपने उसको ब्रेक किया, वो सारे के सारे साइनोसोडल सिग्नल्स आपके ऑर्थोगोनल होते हैं, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। तो दूसरा सवाल आपका यहाँ से बनता है, इसमें क्या है कि इन फोरियर सीरीज एक्सपेंशन we decompose a signal into its sinusoidal harmonics। उसके साइनोसोडल हार्मोनिक्स में हम उसको डीकम्पोज करेंगे, और ये सारे के सारे साइनोसोडल हार्मोनिक्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इस यूज के बारे में आपको बता दूं कि कोई भी आपको सिग्नल दे दिया, उस सिग्नल का अगर आपको पावर कंटेंट कैलकुलेट करना है, यानी उस सिग्नल की पावर कितनी है, या उस सिग्नल का अगर आपको फेज कंटेंट कैलकुलेट करना है, तो किसी भी सिग्नल के पावर कंटेंट और फेज कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम फोरियर सीरीज का यूज करते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोरियर सीरीज के बारे में, जो बहुत ही बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है। पहली बात, ये केवल और केवल पीरियोडिक सिग्नल के लिए अप्लाई होती है। दूसरी बात, इसके अंदर हम किसी भी सिग्नल को साइनोसोडल हार्मोनिक्स में डीकम्पोज करेंगे, वो सारे के सारे हार्मोनिक्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। तीसरी बात, इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो किसी भी सिग्नल के पावर कंटेंट और फेज कंटेंट को कैलकुलेट करने में किया जाएगा। क्लियर? अब देखिए, कुछ कंडीशंस आती है हमारे पास फोरियर सीरीज एक्सपेंशन से रिलेटेड,
जिन्हें हम डिरिचलेट कंडीशन बोलते हैं। तो वो डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है वो भी यहाँ पर समझ लो। देखिए 3 कंडीशन हमारे पास होती है डिरिचलेट कंडीशन। पहली कंडीशन ये है, किसी भी सिग्नल का आप फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालने जा रहे हो तो पहली कंडीशन ये है कि सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ओवर इट्स टाइम पीरियड। कोई भी सिग्नल आपको दे दिया, उस सिग्नल में फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होने चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होने चाहिए। अगर उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है तभी उस सिग्नल का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर कोई सिग्नल देता हूँ, या आपके पास इस तरह का कोई एक सिग्नल है, और ये आपके पास कोई एक दूसरा सिग्नल है, ठीक है। इन दोनों सिग्नल्स की अगर मैं बात करूं तो ये 0 टाइम है, ये T0/2 टाइम है, ये आपके पास T0 टाइम है। इस वाले सिग्नल के अंदर ये आपके पास 0 टाइम है और यहाँ पर कोई टाइम है, उस टाइम को मैंने T0 बोल दिया। मैंने बोल दिया कि ये जो दोनों के दोनों सिग्नल है, ये दोनों के दोनों सिग्नल T0 टाइम इंटरवल इन दोनों का है। जो उनका फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो मैंने बोल दिया कि भाई इन दोनों का फंडामेंटल टाइम पीरियड T0 है, ठीक है। यानी ये यहाँ से इस सेकंड वाले सिग्नल को थोड़ा सा एक बार और करेक्ट कर लो कि T0 के बाद ये वापस से अपना नेचर शो करने लग जाएगा, वही पुराना वाला नेचर, ये आपके पास 2T0 है। इन दोनों सिग्नल्स को कंपेयर करो। पहले वाले सिग्नल में अगर मैं देखूँ तो पहले वाले सिग्नल के अंदर एक मिनिमा तो ये रहा, ठीक है, ये यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और T0 पर जाकर ये वापस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस वाले सिग्नल के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको मैक्सिमा मिनिमा देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड वाले सिग्नल में आपको काफ़ी सारे मैक्सिमा मिनिमा देखने को मिल रहे हैं। इनफाइनाइट पॉजिटिव और नेगेटिव पीक अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पीक अवेलेबल है, यानी इसके लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर, आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या डिरिचलेट कंडीशन होती है। तो पहली डिरिचलेट कंडीशन है जो भी सिग्नल हो उस सिग्नल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड फाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमा होने चाहिए। क्लियर। दूसरी बात, दूसरी डिरिचलेट कंडीशन कहती है सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सिग्नल के अंदर फाइनाइट नंबर की डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए ओवर इट्स टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से मैं इन्हीं दो सिग्नल्स को, इनमें से एक सिग्नल में ले लेता हूँ, दूसरा सिग्नल में एक अलग बना दूंगा। ये आपके पास कोई एक सिग्नल है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये कुछ इस तरह का जा रहा है, ठीक है। 0 T0/2 T0, ये -T0/2 और ये आपका -T0। दूसरा आपके पास कोई एक इस तरह का सिग्नल है, यहाँ पर ये -T0 है और ये आपका +T0 है और ये आपका 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इस तरह का दूसरा सिग्नल है। पहले सिग्नल और दूसरे सिग्नल को कंपेयर करो। इसके अंदर देखो टाइम पीरियड इसका T0 है, तो एक डिसकंटिन्यूटी तो इसमें T0/2 पर है, एक डिसकंटिन्यूटी इसमें 0 पर है और एक डिसकंटिन्यूटी इसके अंदर T0 पर है। यहाँ पर हमें टोटल टाइम पीरियड में 3 कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल जाएगी। सेकंड वाले सिग्नल पर ध्यान दो, सेकंड वाले सिग्नल में आपको काफ़ी सारी डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, यानी इसके लिए फोरियर सीरीज का जो एक्सपेंशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सेकंड वाले सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है ये वाली बात भी? कहाँ पर किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई। और कोई भी फोरियर सीरीज, अगर कोई भी सिग्नल का अगर आपको फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करना है तो इन्हीं कंडीशन के बेसिस पर उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होगा। तीसरी एक और डिरिचलेट कंडीशन हमारे पास आती है, वो ये है कि सिग्नल शुड बी एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल।
जो आपका सिग्नल है वो कैसा होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए ओवर इट्स टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड के अंदर। अब देखो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का क्या मतलब है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब हमने एनर्जी की कैलकुलेशन की थी। उसका मतलब है कि अगर टी नोट आपका टाइम पीरियड है किसी भी सिग्नल का, तो इस टाइम पीरियड में मोड ऑफ एक्स टी डी टी आपका लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ एक्स टी डी टी उसका लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर वो लेस देन इनफाइनाइट है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करता है। अगर वो नहीं है तो हम बोल देंगे कि नहीं करेगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि x ऑफ t इज इक्वल टू आपको दे दिया 10t। अब ये जो 10t है ये होने को तो पीरियोडिक है बिल्कुल ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो 1090 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1090 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट हमें वैल्यू देखने को मिलती है 1090 डिग्री की। मतलब ये आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। ये जो सिग्नल है ये सिग्नल आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब इसके लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा पीरियोडिक है, चलो तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई। कितना पीरियड के बाद ये वापस अपने आप को रिपीट करता है 2 पाई पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ले लो, वहां पे सिंपली लिखा होता है ना कि 10 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 10 थीटा के बराबर। यानी इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई होगा। हर एक 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो पीरियोडिक तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि इसमें 1090 डिग्री की वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिलती है। इसकी वजह से एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होगा। और अगर ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगला देखो। अब हम यहां पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के क्या टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का, वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। दो होते हैं भाई इसके टाइप, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक होता है एक्सपोनेंशियल। तो चलिए पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल देखते हैं। एक्स ऑफ टी, कोई भी फंक्शन है आपका एक्स ऑफ टी, अगर आपको इसको एक्सपेंड करना है अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज तो ये होगा a नॉट प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a n cos n ओमेगा नॉट t प्लस b n साइन n ओमेगा नॉट t। ऐसा आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जहां पर अगर a नोट की बात की जाए तो a नोट होती है एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू ऑफ सिग्नल, एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू ऑफ सिग्नल। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/t नोट एक्स ऑफ टी डी टी, जो भी आपको सिग्नल दिया गया है उस सिग्नल का उसके टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन कर लीजिए, डिवाइडेड बाय उसका टाइम पीरियड आप कर दीजिए तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। देखो एवरेज वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया था, वहां पर हम कैसे एवरेज वैल्यू निकालते थे, एरिया अंडर टी नोट डिवाइडेड बाई टी नोट, ऐसे ही निकालते थे। तो ये एक्चुअल में क्या है, एरिया अंडर टी नोट ही तो है, तो इसको डिवाइडेड बाई टी नोट अगर हम कर दें तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। ए एन की अगर बात की जाए तो ए एन आपका होता है 2 डिवाइडेड बाई टी नोट, इंटीग्रेशन करना है हमें इसको टी नोट टाइम पीरियड में, एक्स ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। अगर बी एन की बात की जाए तो बी एन होगा 2/t नोट, टाइम पीरियड आपको लेना है टी नोट, एक्स ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, देखो यहां पर ये ए एन है, ए एन अगर आपको निकालना है तो आपको अपने फंक्शन को cos n ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करो, उसका इंटीग्रेशन करो, आपको ए एन मिल जाएगा। सिमिलर काम आप बी एन के लिए कर सकते हो। बी एन के साथ यहाँ पर क्या है, साइन है, तो बी एन को अगर आपको निकालना है तो आप अपने फंक्शन को साइन से मल्टीप्लाई करो, उसका इंटीग्रेशन करो। और इंटीग्रेशन करते वक्त ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रेशन किया जाएगा वो उसके टी नॉट टाइम पीरियड में ही किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई,
इंटीग्रेशन जो होगा वो इंटीग्रेशन उस टी नॉट टाइम पीरियड में ही होगा, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। यहां पर सी एन कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। इस सी एन की वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपके पास 1/t0, टाइम पीरियड आपने ले लिया t0, एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ऐसे करके आप सी एन निकालोगे, ठीक है। सी एन कैसे निकालना है, 1/t0, इसका इंटीग्रेशन करो t0 टाइम पीरियड में, एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी करके आप सी एन की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आगे देखो यहां पर एक पॉइंट अब हमारे पास आता है, वो क्या है, फॉर एनी रियल सिग्नल सी एन विल बी कॉन्जुगेट सिमेट्री। अगर आपका सिग्नल रियल है, जो एक्स ऑफ टी है आपका, अगर वो एक्स ऑफ टी रियल है, उस एक्स ऑफ टी के लिए अगर मैं सी एन कैलकुलेट करूं तो वो सी एन हमें कैसा मिलेगा, एक कॉन्जुगेट सिमेट्री हमें उस सी एन की मिलेगी। क्या मिलेगी हमें उस सी एन की, कॉन्जुगेट सिमेट्री हमें उसकी मिलेगी। देखो भाई कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, हमने देखा था कॉन्जुगेट सिमेट्री, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री के लिए कि सी एन बराबर होना चाहिए सी कॉन्जुगेट माइनस एन के। अगर आपका सी एन सी कॉन्जुगेट माइनस एन के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये जो भी फंक्शन है वो कॉन्जुगेट सिमेट्री रखता है। तो चलो इसको एक बार मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। मैं यहाँ पर सी कॉन्जुगेट एन अगर कैलकुलेट करूँ तो ये क्या मिलेगा, 1/t0, टाइम पीरियड मैंने t0 पुट कर दिया, एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी बन जाएगा, और e की पावर माइनस जे क्या बनेगा, e की पावर प्लस जे बनेगा, तो e की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। चलो अब c कॉन्जुगेट माइनस एन कैलकुलेट करो, ये आपको क्या मिलेगा, 1/t0, टाइम पीरियड आपको t0 लेना है, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पर आपके क्या आएगा, डी टी आएगा। अब अगर आपका कॉन्जुगेट सिमेट्री है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि सी कॉन्जुगेट एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन। चलो इन दोनों को अगर मैं बराबर करूँ तो 1/t0 एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी किसके बराबर होना चाहिए, 1/t0, यहाँ पर टाइम पीरियड t0 ले लो, इधर भी t0 ले लो, एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, मैंने बस वैल्यू थोड़ी उल्टी लिख दी, सी कॉन्जुगेट एन ये है तो वो मैंने उस तरफ लिख दिया और इसको मैंने इस तरफ लिख दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/t0 से 1/t0 गया, इंटीग्रेशन ये आपस में खत्म, ये वाली जो चीज है ये भी आपस में खत्म, तो यहां से हमें क्या मिला, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी। तो देखो एक्स ऑफ टी अगर एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक्स ऑफ टी रियल है। एक्स ऑफ टी अगर एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक्स ऑफ टी रियल है। देखो कैसे, अगर एक्स ऑफ टी में यहां पर लिख दूं 5 + j7, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी अगर मैं निकालूं तो क्या मिलेगा, ये 5 - j7 मिलेगा। ये 5 + j7 है, ये 5 - j7 है, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब देखो ये तो मैंने क्या लिया, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं आए, लेकिन अगर मैं एक्स ऑफ टी को रियल ले लूँ, एक्स ऑफ टी मैं ले लेता हूँ 5 + j0, तो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी क्या बनेगा, 5 - j0 बनेगा, तो 5 + j0 भी 5 होता है और 5 - j0 भी 5 होता है। तो अगर हम एक्स ऑफ टी को रियल लेंगे, एक्स ऑफ टी को अगर हम रियल लेंगे तो उस वक्त आपका सी कॉन्जुगेट एन और सी कॉन्जुगेट माइनस एन एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि अगर आपका सिग्नल रियल है,
तो उस रियल सिग्नल के लिए जो Cn है वो Cn क्या होगा, कॉन्जुगेट सिमेट्री रखेगा। अगर आपका सिग्नल रियल है तो उस रियल सिग्नल के लिए Cn क्या करेगा, कॉन्जुगेट सिमेट्री रखेगा। या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर आपका Cn कॉन्जुगेट सिमेट्री रखता है, अगर आपका Cn कॉन्जुगेट सिमेट्री रखता है, इसका मतलब जिस फंक्शन के लिए या जिस सिग्नल के लिए हमने Cn को कैलकुलेट किया है वो फंक्शन या वो सिग्नल आपका एक रियल सिग्नल है। दोनों तरह से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। आगे देखो, यहां पर ये जो Cn है, इस Cn को मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, मोड Cn e की पावर j एंगल ऑफ Cn लिखा जा सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे लिखने में। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी फंक्शन है उसको हम उसके मैग्नीट्यूड और उसके एंगल में तोड़ के लिख सकते हैं। तो C कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n क्या होगा, ये e की पावर j एंगल ऑफ C माइनस n। तो C कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n क्या होगा, ये आपको मिलेगा C ऑफ माइनस n e की पावर माइनस j एंगल ऑफ C माइनस n के बराबर, ये मिला हमें। मैं एक और चीज़ यहाँ पर प्रूफ करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक बार इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिख देता हूँ, C ऑफ माइनस n। अब देखो, अगर आपका CS कॉन्जुगेट सिमेट्री रखता है, ठीक है, Cn अगर आपका कॉन्जुगेट सिमेट्री रखता है तो इसका मतलब क्या होगा, Cn शुड बी इक्वल टू C कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n, ये चीज होनी चाहिए। दोनों को मैं बराबर करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ Cn e की पावर j एंगल ऑफ Cn किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ C माइनस n e की पावर माइनस j एंगल ऑफ C माइनस n के बराबर। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करो, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने पे हमें ये मिला, एंगल को कंपेयर करो तो एंगल कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा। यहां से देखो एक और कंक्लूजन हमारा निकल के आता है, वो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, ध्यान से समझो कि Cn C ऑफ माइनस n के बराबर है, Cn C ऑफ माइनस n के बराबर है, और एंगल ऑफ Cn माइनस ऑफ एंगल ऑफ Cn के बराबर है। यानी देखो ऐसा है यहां पर कि x ऑफ t x ऑफ माइनस t के बराबर है, और इधर क्या है कि x ऑफ t किसके बराबर है, माइनस x ऑफ माइनस t के बराबर है। कंपेयर करके मैं इनको ऐसा लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो आपका एक इवन सिग्नल है और ये आपका एक ऑड सिग्नल है, ये तो आपका एक इवन सिग्नल है और ये आपका एक ऑड सिग्नल है। समझ आ रही है मेरी बात। Cn तो आपका क्या है, इवन सिग्नल है, और जो इसका एंगल है वो एंगल क्या है, एक ऑड सिग्नल है। इतनी बात समझ में आती है। तो यहां से एक और चीज मैं लिख सकता हूं, वो क्या लिख सकता हूं कि फॉर एनी रियल सिग्नल, कोई भी अगर आपका रियल सिग्नल है तो उस रियल सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए कि उस रियल सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड तो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और उसका जो फेज है वो फेज कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ये चीज मैं लिख सकता हूं, क्योंकि Cn अगर इक्वल टू C कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n है, इसका मतलब क्या है कि आपका x ऑफ t रियल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका x ऑफ t रियल है, और x ऑफ t अगर रियल है तो आगे हम देखें तो यहां पर हमें क्या मिला कि Cn का मैग्नीट्यूड इवन होना चाहिए और Cn का फेज एंगल ऑड होना चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर x ऑफ t आपके पास कोई एक फंक्शन है जो कि एक रियल फंक्शन है, जो कि एक रियल सिग्नल है, तो उसके लिए जो Cn का मैग्नीट्यूड है, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ Cn लिख लो, उसके लिए जो Cn का मैग्नीट्यूड है वो इवन होना चाहिए और Cn का जो फेज एंगल है वो कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ये बात समझ में आती है हमको, क्लियर है यहां तक ये बातें। आगे देखो, एक और चीज मैं यहां से बता सकता हूं वो क्या है कि अगर आपके पास कोई एक रियल सिग्नल है तो उस सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Cn शुड बी इवन। Cn का रियल पार्ट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Cn शुड बी ऑड।
रियल पार्ट ऑफ सी एन कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और इमेजनरी पार्ट ऑफ सी एन कैसा होना चाहिए, उसके लिए ऑड होना चाहिए। ये चीज भी यहाँ पर क्लियर है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, वो कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सवाल है कि एक्स ऑफ टी का जो सी एन है ये आपको यहाँ पर दे रखा है n की पावर 4 प्लस जे n इंटू साइन एन आपको दे दिया, n की पावर 4 प्लस जे n इंटू साइन एन आपको दे दिया। ठीक है, ये चलो इस n को हटा लो, डायरेक्ट आपको जे साइन एन यहाँ पे दे दिया, इस n को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आपको बताना है कमेंट अबाउट नेचर ऑफ एक्स ऑफ टी। इस एक्स ऑफ टी के नेचर के बारे में कमेंट कीजिए, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, ये जो एक्स ऑफ टी है, इस एक्स ऑफ टी का क्या नेचर होगा इसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो देखो एक्स ऑफ टी के नेचर के बारे में मैं कमेंट कर सकता हूं अगर मुझे सी ऑफ एन के बारे में नॉलेज हो। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक्स ऑफ टी का जो सी एन है वो क्या है, एन की पावर 4 प्लस जे साइन एन के बराबर है, यानी इसका जो रियल पार्ट है सी एन का वो क्या है, इवन है, क्योंकि एन की पावर 4 क्या होता है, इवन होता है। और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट क्या है, ऑड है। देख सकते हो आप, जे वाला पार्ट क्या होता है, इमेजनरी, और साइन एन क्या है, एक ऑड है। ठीक है, साइन एक्स क्या होता है, ऑड ही तो होता है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इस एक्स ऑफ टी का जो हमने सी एन निकाला, उस सी एन का रियल पार्ट तो इवन है लेकिन इमेजनरी पार्ट ऑड है। यहाँ पर ध्यान दो, रियल पार्ट ऑफ सी एन इवन और इमेजनरी पार्ट ऑफ सी एन ऑड, इसका मतलब एक्स ऑफ टी आपका क्या होगा, ये आपका एक रियल सिग्नल होगा। एक्स ऑफ टी क्या होगा, आपका एक रियल सिग्नल, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं। समझ आ रही है बात, क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया कि एक्स ऑफ टी आपको दे दिया गया है एन स्क्वायर ई की पावर जे एन आपको दे दिया। ठीक है, एक्स ऑफ टी का जो सी एन है ये आपको किसके बराबर दे दिया, एन स्क्वायर ई की पावर जे एन के बराबर। अब ये वाली चीज क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये वाली चीज क्या है, फेज है। एन स्क्वायर क्या होता है भाई, इवन होता है, तो मैग्नीट्यूड इवन है। और एन, केवल इस एन पर ध्यान देना, ये एन क्या होता है, ऑड होता है, यानी फेज आपका ऑड है। तो मैग्नीट्यूड तो इवन है लेकिन फेज ऑड है। ऊपर चलो, मैग्नीट्यूड तो इवन है लेकिन फेज ऑड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स ऑफ टी होगा, ये एक्स ऑफ टी कैसा है, एक रियल सिग्नल ये है। ये कैसा है, एक रियल फंक्शन है, एक ये रियल सिग्नल है। तो यहां से आपके पास सवाल आते हैं। आई थिंक अब क्लियर होगा आपको। अगर सी एन आपको इस तरह से दे रखा है, रियल प्लस इमेजनरी में आपको दे रखा है ठीक है, तो रियल वाला पार्ट तो इवन होना चाहिए जबकि इमेजनरी वाला पार्ट ऑड होना चाहिए। अगर आपको सी एन मैग्नीट्यूड और फेज की फॉर्म में दे रखा है तो मैग्नीट्यूड इवन होना चाहिए जबकि फेज ऑड होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती है तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि जो हमारा एक्स ऑफ टी है वो एक्स ऑफ टी क्या है, एक रियल सिग्नल है। जो हमारा एक्स ऑफ टी है वो एक्स ऑफ टी क्या है, एक भाई रियल सिग्नल हमारा एक्स ऑफ टी है। सब लोगों को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बहुत आसान सी ये चीज़ें हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लो। आपको दे दिया गया एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एन की पावर 4 ई की पावर जे एन क्यूब आपको दे दिया। ठीक है, ये आपको सी एन इसका दे दिया गया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैग्नीट्यूड मुझे क्या मिला है, इवन मिला है। अगर हम फेज के बारे में बात करें तो फेज हमें क्या मिला है, ऑड मिला है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक्स ऑफ टी है आपका, ये एक्स ऑफ टी रियल होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल यहाँ पर करो। अब हम फोरियर सीरीज निकालना सीख रहे हैं किसी सिग्नल के लिए, या आपको कोई एक सिग्नल दे दिया गया इस तरह का। ठीक, ये है माइनस टी नॉट, ये है माइनस का टी नॉट बाई 2, ये आपको यहाँ पर 0 दे दिया गया। इसके बाद ये आपको यहाँ पर दे दिया गया टी नॉट, और सॉरी माइनस टी नॉट बाई 2 थोड़ा आगे जाके है, यहाँ पर आपके पास है कोई माइनस का टी नॉट बाई 2, और इधर भी आपके पास यहाँ पर प्लस का टी नॉट बाई 2 है। ये आपको दे दिया माइनस डेल्टा बाई 2,
माइनस टाउ बाई टू, और ये आपको दे दिया प्लस का टाउ बाई टू। इसके अलावा जो उसका एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड हमें दे दिया ए नॉट। अब आपसे बोला है फाइंड फोरियर सीरीज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट फॉर अबव ग्राफ। वैसे तो इसने इतनी बड़ी लाइन यूज़ की है, बट हम समझ चुके हैं कि इसने किसके बारे में बात की है, सी एन निकालने के बारे में इसने बात की है। ठीक है, तो ये आपका कोई एक्स ऑफ टी फंक्शन है इस एक्स ऑफ टी फंक्शन का हमें सी एन निकालना है, और इधर एक्स एक्सिस पर आपको टाइम पीरियड दे दिया गया। चलो शुरू करो, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। सी एन क्या होता है, सी एन होता है हमारे पास 1/t0, टाइम पीरियड हमको लेना है t0, एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी के बराबर। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मूले के इस्तेमाल में। ठीक है, आगे देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/t0, टाइम पीरियड कितना है माइनस t0/2 से लेकर प्लस का t0/2, एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। आगे देखो 1/t0। यहाँ पर देखो एक चीज कि देखो माइनस t0/2 से लेकर माइनस के टाउ/2 तक तो ये जीरो है, और इधर भी टाउ/2 से लेकर t0/2 तक ये जीरो है। दोनों चीजें हमको दिख रही है। ये वाला जो आपका सिग्नल है, ये वाला सिग्नल माइनस टाउ/2 से लेकर टाउ/2 तक एग्जिस्ट करता है। इतनी चीज आपको दिख रही है। तो अब हम जो लिमिट है उस लिमिट को चेंज कर देंगे, और चेंज करके क्या कर देंगे, माइनस टाउ/2 से लेकर टाउ/2 हम उसकी लिमिट कर देंगे। ये है आपके पास एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। आगे देखो, ये हो जाएगा 1/t0। अच्छा, माइनस टाउ/2 से लेकर टाउ/2 तक एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, ए नॉट है, दिख रही है कितनी वैल्यू इसकी, ए नॉट है। तो इस ए नॉट को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ये हो जाएगा ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी के बराबर। आगे देखो, ये आ जाएगा पास ए नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट माइनस टाउ/2 से लेकर टाउ/2 ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी के बराबर। ठीक है, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करते हैं। माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट मल्टीप्लाई विद 1/जे एन ओमेगा नॉट, क्योंकि देखो इसका e की पावर माइनस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या आता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स ही मिलता है, यही मिलता है। अगर मैं e की पावर माइनस 2x का करूँ तो क्या मिलेगा, माइनस 1/2 e की पावर माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, सॉरी e की पावर माइनस 2x मिलेगा। क्लियर है। तो इसके बेसिस पर हमने बोल दिया कि जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो यही होगा। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, और इसकी जो लिमिट है ये हमने पुट कर दी माइनस टाउ/2 से लेकर टाउ/2 तक हमने इसकी लिमिट पुट कर दी। आगे देखो, माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई जे एन ओमेगा नॉट टी नॉट, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। जो बाहर था उसको हमने सॉल्व कर लिया, अंदर वाले को देखिए अब हम लिमिट से यहाँ पर पुट करेंगे। तो e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टाउ/2 माइनस e की पावर जे एन ओमेगा नॉट टाउ/2, ये होगा। ठीक है, आगे देखो, सी एन की तो पूरी कैलकुलेशन चल रही है, तो ये देखो क्या होगा, माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई माइनस, सॉरी ऊपर हमने माइनस लगा दिया तो नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई जे एन ओमेगा नॉट टी नॉट। अच्छा, अब जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या होगी भाई, ये मुझे बताओ। ये वाली जो वैल्यू आपके पास है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये मुझे बताओ। e की पावर माइनस जे एक्स माइनस ई की पावर प्लस का जे एक्स किसके बराबर होगा। देखो e की पावर जे एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स माइनस का जे साइन एक्स, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस एक्स प्लस का जे साइन एक्स।
तो ये किसके बराबर मिलेगा हमें, -2j sin x के बराबर। किसके बराबर मिलता है ये हमें, -2j sin x के बराबर। तो देखो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें यहाँ पे मिलेगा -2j और sin x मतलब sin n ओमेगा नॉट टाउ बाई 2 के बराबर मिला हमें ये। क्लियर है? यहाँ पर मैंने इससे बता दिया आपको कि कैसे आएगा कि e की पावर -jx माइनस e की पावर jx को अगर हम लिखें तो इस तरह से मिलता है, यानी माइनस का 2j sin x मिलता है। तो माइनस का 2j तो खैर बाहर आ ही जाएगा, और साइन x, x क्या है यहाँ पर, n ओमेगा नॉट t बाई 2, तो वो n ओमेगा नॉट t बाई 2 आ गया। देखो ये माइनस और माइनस तो आपस में प्लस हो जाएंगे, j से आपका ये j भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये cn क्या मिलेगा, cn हमें मिलेगा a नॉट डिवाइडेड बाई n ओमेगा नॉट t नॉट, और ये आपको मिलेगा 2 इधर आपके पास आ जाएगा, और ये आपको मिलेगा साइन n ओमेगा नॉट टाउ डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो हमने किया है उन चीज़ों में सबके लिए क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो कि अगर मेरे पास साइन x डिवाइडेड बाई x हो, अगर मेरे पास क्या है, साइन x डिवाइडेड बाई x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ सैम्पलिंग ऑफ x लिख सकता हूँ। भाई बेसिक फंक्शन में हमने देखा था ना कि साइन x डिवाइडेड बाई x अगर आपके पास है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सैम्पलिंग x लिख सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, n ओमेगा नॉट टाउ डिवाइडेड बाई 2। तो मैं क्या करूँ, इसको n ओमेगा नॉट टाउ डिवाइडेड बाई 2 से मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। ये मैंने कर दिया, तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, ये तो आपका बनेगा सैम्पलिंग n ओमेगा नॉट टाउ डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका बनेगा 2a नॉट डिवाइडेड बाई n ओमेगा नॉट t नॉट मल्टीप्लाई विद n ओमेगा नॉट टाउ बाई 2, और ये आपका बनेगा सैम्पलिंग n ओमेगा नॉट टाउ बाई 2। यहाँ पर देखो n ओमेगा नॉट से n ओमेगा नॉट गया, 2 से 2 गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं a नॉट टाउ डिवाइडेड बाई t नॉट सैम्पलिंग n ओमेगा नॉट टाउ डिवाइडेड बाई 2। तो जो cn की वैल्यू मिली हमें इस गिवन फंक्शन के लिए, वो cn की क्या वैल्यू मिली हमें, a नॉट टाउ डिवाइडेड बाई t नॉट सैम्पलिंग n ओमेगा नॉट टाउ डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? समझ आया सबको कैसे हमने यहाँ पर इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को किया? बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया था। ये हमें देखो, ये हमें इस तरह का एक ग्राफ दे रखा है, इसके लिए हमने cn निकाला। तो cn की जो प्रॉपर और बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है वो बेसिक फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम इसको सॉल्व करते गए। आगे जाकर हमने देखा कि -t नॉट बाई 2 से लेकर -टाउ बाई 2 तक तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके बाद ये एग्जिस्ट करता है। तो -टाउ बाई 2 से लेकर टाउ बाई 2 हमने अपनी लिमिट बना ली, और लिमिट बनाने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। जैसे जैसे हम आगे सॉल्व करते गए तो बीच में हमारे पास ये वाली दिक्कत आई, e की पावर -jn ओमेगा नोट और e की पावर jn ओमेगा नोट वाली, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। उसको हमने क्या लिख दिया, माइनस का 2j sin x लिख दिया। आगे सॉल्व करते गए तो साइन n ओमेगा नॉट टाउ डिवाइडेड बाई 2 हमें मिला। अब यहाँ से मुझे लगा कि मैं इसको सैम्पलिंग में बना सकता हूँ। क्लियर है? यहाँ से मुझे क्या लगा कि मैं इसको सैम्पलिंग में बना सकता हूँ, तो मैंने इसको सैम्पलिंग में बनाने की कोशिश की। सैम्पलिंग में जब हमने इसको बनाया तो अल्टीमेटली जो हमारे पास रिजल्ट मिला वो क्या मिला, a नॉट टाउ बाई t नॉट सैम्पलिंग n ओमेगा नॉट टाउ डिवाइडेड बाई 2। ये हमें फाइनली अपना इसका रिजल्ट मिल गया है। सारे लोग क्लियर है? सब लोगों को क्या यहाँ पर हमने एक्चुअल में किया? अब देखो यहाँ पर हमसे कभी कभी इसकी एवरेज वैल्यू भी पूछ ली जाती है। ठीक है, एवरेज वैल्यू भी पूछ ली जाती है, यानी a नॉट या फिर c नॉट हमसे पूछ लिया जाता है। तो देखो ध्यान से समझना यहाँ पर कि अगर मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करूँ तो देखो सैम्पलिंग की वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पर कितनी होती है, 1 होती है। हमने देखा था बेसिक फंक्शंस में। तो यहाँ पर जो c0 हमें मिलेगा वो c0 क्या मिलेगा, a नॉट टाउ डिवाइडेड बाई t नॉट के बराबर हमें यहाँ पर c0 मिलेगा। तो ये भी आपसे कई बार c0 भी पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर। तो ये तो देखो कि स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है यहाँ पर।
तो इसके लिए तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि अगर इस तरह से कोई हमारे पास स्क्वायर पल्सेस आगे की तरफ चल रही है, ठीक है, अगर कोई स्क्वायर पल्सेस आगे की तरफ हमें चल रही है, बहुत सारी स्क्वायर पल्सेस है, तो उसके लिए जो सी नोट की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी, ए नोट टाउ डिवाइडेड बाई टी नोट के।